बारे में, ठीक है। एक्चुअली जेली जो है वो पूरे तरीके से, हाँ हाँ, जेली जो होता है वो पूरे तरीके से ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, उसको सेमी सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं। जेली हुआ या पेस्ट हुआ, ये सारी जो चीजें हैं ये ना पूरी तरीके से सॉलिड ना पूरी तरीके से लिक्विड है, तो ये सेमी की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है श्रीजा? ओके सर। ठीक है, अपूर्वा कुछ कहना चाहती है, बोलो अपूर्वा। सर फर्स्ट चैप्टर से डाउट है। फर्स्ट चैप्टर से डाउट है? तो फर्स्ट ही चैप्टर चल रहा है ना अपना। अच्छा, हमने जो पहले पढ़ा उससे डाउट है, ठीक है। यस सर। हाँ सर जी, बोलिए क्या F2 मीन्स क्या होता है? F2 F2 बोल रही हो? यस सर। फ्लोराइड मॉलिक्यूल F2। और सर चाइना डिश क्या होता है? चाइना डिश? यस सर। चीनी मिट्टी का प्लेट, उसको बोलते हैं चाइना डिश। जो छोटे वाले जो प्लेट होते हैं ना चीनी मिट्टी के, दैट इज चाइना डिश। और सर एक क्वेश्चन है, on strongly heating a mixture of iron fillings and sulfur powder, a black mass is formed due to the formation of iron sulfide या ferrous sulfide, FeS। फॉर्मूला इज FeS। क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ आया सर, क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ आया। हाँ मैं बता देता हूँ कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को और अगर सल्फर को साथ में हीट किया जाए तो क्या बनेगा? तो बनता है आयरन सल्फाइड, या उसका एक और भी नाम है फेरस सल्फाइड। ठीक है, फॉर्मूला होता है FeS। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। हाँ जी, और किसी को कोई समस्या है, कोई चीज पूछनी है? चलिए ठीक है, सो फटाफट से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। ओके कुलसुम, बेटा क्लास जब खत्म होगी ना तो अपन लास्ट में 15 मिनट DSS रखते हैं। जैसे 1.5 आवर की क्लास है तो 1 आवर 15 मिनट्स अपन नॉर्मल क्लास चलेगी, 15 मिनट DSS रखते हैं। तो लास्ट में मैं आराम से 10-15 मिनट पहले मैं टाइम देता हूँ, तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्लास मैंने शायद थोड़ी पहले छोड़ दी थी क्योंकि कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ लास्ट क्लास थोड़ी पहले छोड़ दी थी। चलो ठीक है, कुलसुम पूछ लेना, उसमें मैं बता दूंगा होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। ठीक है, चलो तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो आज का अपना टॉपिक है दैट इज कि भैया क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? क्या सॉलिड लिक्विड बन सकता है? क्या लिक्विड गैस बन सकता है? क्या लिक्विड सॉलिड बन सकता है? क्या ये चीजें हो सकती हैं? सो बिल्कुल हो सकती है, कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आइस वाटर बन सकता है, वाटर वेपर बन सकता है, वेपर वाटर बन सकता है, वाटर आइस बन सकता है। वाटर का मतलब हुआ लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं। सो कब कौन कैसे चेंज करता है अपन उस पर बात करते हैं और क्यों करता है। सो अगर हम बात करें तो दो वजह होती है मेनली फेज चेंज करने के पीछे। एक तो पहला इफेक्ट जिसके वजह से फेज चेंज होता है दैट इज टेम्परेचर, और एक दूसरा है दैट इज द प्रेशर। ये दो रीजन है जिसके वजह से फेज चेंज देखने को नॉर्मली मिलता है। अब बात आती है कि टेम्परेचर ऐसा करता क्या है कि फेज चेंज हो जाता है, प्रेशर ऐसा करता क्या है कि फेज चेंज हो जाता है, समझते हैं। सो टेम्परेचर जो है वो सबसे पहला क्या करता है, तो टेम्परेचर करता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और इसको हम समझते हुए चलेंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी of particles increases। टेम्परेचर को अगर आपने बढ़ाया तो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो, टेम्परेचर का रोल बिल्कुल मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, ऐसे समझ लो। कोई एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को अगर आपने पैसे दे दिए तो उसका उछल कूद करना शुरू हो जाएगा। वो इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान करना लगेगा। पैसे अगर आप उससे छीन लो तो बेचारा कोने में जाकर रोने लगेगा या चुपचाप बैठ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर का या हीट का रोल, बेसिकली हीट का रोल या टेम्परेचर बोल लो, हमें पता है कि हीट देते हैं तो टेम्परेचर नॉर्मली इंक्रीज होता है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो हीट का रोल है ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हीट दे रहे हो तो वहां पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी मिलेगी तो उछल कूद करना शुरू कर देंगे।
अगर आपने पार्टिकल्स का उछल कूद करना शुरू करवा दिया, मतलब उनके पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी आने का मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, क्योंकि हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। सो पहली चीज कि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या, सोच के देखो। सो जो पार्टिकल धीरे धीरे मूव करता था, अब तेजी में मूव करेगा। अब तेजी में मूव करेगा तो क्या होगा। अब तुम एक बात बताओ हमको कि भैया यहाँ पे मान लो कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स मान लो यहाँ रखे हुए हैं। चलो थोड़ा सा इसका अरेंज वे में बना लेते हैं, ठीक है। अब मान लो पहले धीरे धीरे ये मूव करते थे, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे, कुछ इनमें दिक्कत नहीं था, ये बड़े प्यार से अपने अगल बगल धीरे धीरे मूव करते थे। मतलब ये वाला थोड़ा इधर, ये वाला थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर मूव करते थे, एक दूसरे को कोई खास समस्या नहीं देते थे। लेकिन आपने इनको क्या दे दिया, पैसा दे दिया, एनर्जी दे दिया, हीट दे दिया, ठीक है। जैसे आपने इनको हीट दिया, इनका मूवमेंट तेज हो गया, धीरे धीरे। अब ये फास्ट मूव करेगा, मतलब ये इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा। क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे। एक दूसरे से टकराएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था वो कम हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ा तो अट्रैक्शन फोर्स घटा। किसी को इन तीनों चीजों में दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बता दो। तो मैं यहाँ लिखते चल रहा हूँ, इसको ध्यान देना। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, पॉइंट्स ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज की वजह से वाइब्रेशन इंक्रीजेस। वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस किसका, पार्टिकल्स का। वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। क्यों, अब वो तेजी से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मतलब वो सब क्या होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। सो भैया इसके वजह से नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगा कि भैया जैसे जैसे ये टेम्परेचर को बढ़ाओगे, उसके वजह से क्या होगा, तो भैया उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस, रुक जाओ एक मिनट, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, ठीक है। सो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इसका मतलब क्या है, पहले सॉलिड एकदम पैक्ड था, अब क्या हो जाएगा। सो अब कहानी ऐसे हो जाएगी कि जो ये ऐसे पैकिंग थी इनकी, ये थोड़े दूर दूर में पैकिंग हो जाएंगे। अब ये दूर दूर पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया। तो पहले स्ट्रॉन्ग पैकिंग थी, पास पास में थे, सॉलिड थे, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। सो बेसिकली हुआ क्या, हीट दिया, हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनका वाइब्रेशन या मोशन जो था वो बढ़ गया, मोशन बढ़ने की वजह से डिस्टेंस आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया और सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। सेम कहानी लिक्विड से गैस में के लिए होगा, सेम कहानी। जैसे जैसे आप हीट देते जाओगे, जैसे जैसे आप हीट देते जाओगे, कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भैया ये कहानी कैसे चलेगी। सो इसके वजह से अपने को एक चेंज जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि आप जैसे जैसे हीट देते जाओगे, पहले सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और फिर ये जो लिक्विड है ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। कैसे, आप जैसे जैसे इसको हीट देते जाओगे, या ऐसे बोल लो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे। सो जैसे जैसे आप हीट देते जाओगे, सॉलिड होते जाएगा लिक्विड में और लिक्विड होते जाएगा गैस में। सो ये कहानी अपने को पता चल गई कि कन्वर्जन होता कैसे है। अब बात ये आती है कि यार ये कन्वर्जन जो होता है, क्या ये हमेशा एक जैसा होते रहता है, इसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को समझते हैं। सो होता क्या है कि जिस टेम्परेचर पे, अब होता क्या है ना कि ये धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एक टेम्परेचर पे जाने के बाद जो सॉलिड है ना वो लिक्विड में फाइनली कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया सॉलिड को आपने हीट दिया सब लिक्विड में बनने लगा, नहीं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, खट 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 करके दूर हो रहे हैं। लेकिन एक खास पॉइंट आएगा जहां से वो क्या होंगे
कि सॉलिड वाला नेचर छोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, वहां से लिक्विड वाला नेचर उनका दिखने लगेगा। सो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, या ऐसे बोलो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज है? द मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर में, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमको पता है कि आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, मतलब वाटर बना सकते हैं। क्या आइस क्या अपने पास वाटर 14 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रहता है? रहता है, 20 पे रहता है। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सेम कहानी, वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू हो जाए, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। या आसान भाषा में कह लो, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, मिनिमम टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं क्या? मैक्सिमम टेम्परेचर। वो मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं हो, ठीक है? चलो, सो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लगा, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ एक छोटा सा ग्लिच है, एक छोटा सा ग्लिच ये है कि बॉइलिंग पॉइंट पे और अपने पास क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होता? क्या बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है? सो नहीं, ऐसा नहीं है। लिक्विड गैस में कन्वर्ट किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन फिर बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है? सो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड बॉयल होता है। अब ये बॉयल का मतलब क्या है? बॉयल का मतलब होता है वो टेम्परेचर या वो कंडीशन जिस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक टर्म बोलते हैं जो अभी आपको नहीं पढ़ना, दैट इज वेपर प्रेशर, ये दोनों जब बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि लिक्विड बॉयल हो रहा है। यहाँ से एक और भी चीज इन्फेरेंस निकाल के कह सकते हो कि कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो कभी लिक्विड नहीं रह सकती। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे कोई लिक्विड रहती है, उसके बाद वो क्या हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? सो पहले इसको लिखिए, यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट तक लिखिए। बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज अपन थोड़ी देर बाद फिर से डिस्कस करेंगे। फटाफट से नोट डाउन करो और जिसको समस्या है वो हैंड रेज कर लो। जिसको समस्या है वो हैंड रेज करो, बाकी फटाफट से नोट डाउन करो। मेल्टिंग पॉइंट तक नोट डाउन करो, बाकी अपन बॉइलिंग पॉइंट पे फिर से डिस्कस करेंगे। बोलो साकेत, बोलो। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डिक्रीज होगा टेम्परेचर वाले में इफेक्ट ऑफ में, तो सर जैसे सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो बस यही पूछना, ऐसा ही ना होता है मतलब हाँ सब? बिल्कुल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से बढ़, सॉलिड में था ज्यादा, सॉलिड से घटा तो लिक्विड बना, लिक्विड से और घटा तो गैस बन गया। थैंक यू। करो फटाफट से। लिख लिया सबने? छापो। बोलो कुलसुम। सर काइनेटिक एनर्जी समझा दीजिए एक बार। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
ऊपर में आप लिख सकते हो, इसको लिख लेना साइड में कहीं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। यहाँ पे m क्या है बेटा, m है मास ऑफ पार्टिकल जिसकी भी निकालना चाहते हो, v है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आपको एक चीज तो दिख रही है कि अगर आपकी वेलोसिटी किसी पार्टिकल की बढ़ेगी तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि फास्टली मूविंग पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, स्लो मूविंग पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कम होता है। चलेगा कुलसुम? यस सर। बोलो संकेत, सॉरी साकेत, बोलो क्या दिक्कत हो गया? सॉरी सर, लोअर हैंड करना बोलिए। अच्छा, डन है, हो गया। चलो मेल्टिंग पॉइंट तो सबने लिख लिया, अब रुक जाओ। इज रियली काइनेटिक एनर्जी होता है? बिल्कुल। अक्षर क्यों नहीं होता? क्या तेजी से कोई चीज चल रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा? होगा ना। किसी ने जोर से हाथ लगा के किया तो क्यों चोट लगता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। धीरे से करेगा तो क्यों कम चोट लगेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है। ठीक है, कोई जोर से बॉल हाथ में लगती है तो चोट लगता है, पेन फील होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल अपूर्वा, बिल्कुल बना लो, नोट्स बना लो, जब होमवर्क दूंगा तो उसको सबमिट कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, सो अब अपन आते हैं और जरा सा हम समझने का प्रयास करते हैं मेल्टिंग का प्रोसेस। मेल्टिंग पॉइंट तक लिख लिया सबने? अब यहाँ पे लिखना आप मेल्टिंग, और मेल्टिंग को मैं समझाता हूँ जरा सा कि मेल्टिंग लिख के समझो कि मेल्टिंग में होता क्या है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, ये कुछ भी अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कहानी कुछ अलग है। ठीक है, मेल्टिंग का बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ठीक है, मेल्टिंग में सबसे पहली चीज क्या होता है? सो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे एक टेम्परेचर फिक्स होता है जहां पे ये सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में। सो ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, एट फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जब ये कन्वर्जन होता है तो वहां पे एक खास अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है जिसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वहां पे जब भी यहाँ कहीं भी मेल्टिंग होगी तो एक खास अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा जिसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं अपन। सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब, लैटेंट heat of fusion absorbs। ठीक है, सो अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है समझते हैं इस चीज को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है वो हीट जो कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो हीट जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा फिक्स टेम्परेचर होता है भैया? उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर वाटर H2O के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? H2O, या फिर आइस के लिए लिख लो बल्कि बेटर है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि फॉर आइस इट्स 0 डिग्री C, 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर आप केल्विन में बात करना चाहते हो तो 273 केल्विन। ठीक है, सो हमको ये ध्यान रखना है कि अपने पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? वो हीट जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेशन यहाँ पीछे नीचे में लिखा हुआ है, इस चीज को गौर से देखो। ठीक है, सो यहाँ नीचे में डेफिनेशन लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, यहाँ ध्यान देना, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पहले आप इसको लिखिए, पहले इन तीनों पॉइंट्स को लिखिए और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख के उसका डेफिनेशन लिखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये लिख के और फिर वो डेफिनेशन लिखेंगे अपन। छापिए बेटा फटाफट से।
अक्षर बोल रहा है कि 1 किलो ही क्यों, अपूर्वा बोल रही है 1 किलो सिर्फ। बिल्कुल 1 किलो इसीलिए क्योंकि 1 केजी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, हम 1 केजी के लिए उसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या डिफाइन करते हो? 1 सेकंड में कोई कितना डिस्टेंस चला, दैट इज वेलोसिटी, यही बोलते हो ना? ठीक है, उसी तरीके से लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। 1 केजी के लिए जितना हीट आपको देना पड़ा, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 केजी से कम हुआ या ज्यादा हुआ? 1 केजी से कम या ज्यादा, एग्जैक्ट 1 केजी, ना ही कम ना ही ज्यादा, 1 केजी ही हीट चाहिए, तो हम बोलते हैं दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको छापो और फिर डेफिनेशन में पीछे वाला पेज में दिखा दूंगा। सर बोला ना नया? सर मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है? मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है बाबू, बस फ्रीजिंग पॉइंट हम उल्टा प्रोसेस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब अगर हम लिक्विड से आइस बनाना चाहते हैं, लिक्विड से सॉलिड बनाना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना चाहते हैं तो हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। सो प्रोसेस डिपेंडेंट है। सर टेम्परेचर तो एक ही है, 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सेम है, वैल्यू दोनों की अलग नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट बोलो या मेल्टिंग पॉइंट बोलो, वैल्यू सेम है। अगर आप लिक्विड से सॉलिड आ रहे हो तो बोलोगे कि वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगी, अगर आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो बोलोगे वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगी। दैट्स ऑल। आप किधर से देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ओके। हाँ, चलो मैं इस चीज को यहीं पे कर दे रहा हूँ याद, ताकि आपको लिखने में तकलीफ ना हो। ठीक है, चलो ये डेफिनेशन नीचे में लिखा हुआ है, इसको छाप लो। वन केजी बिकॉज ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, वो जैसे वो बिल्कुल वैसे जैसे वेलोसिटी हम वन सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। स्पीड होगा तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, करो। हो गया, चलो। सो ये अपने पास कहानी हो गई मेल्टिंग की। नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज बॉइलिंग। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट इज बॉइलिंग। बिल्कुल पर ग्राम निकालने के लिए आप बिल्कुल पर ग्राम निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। बिल्कुल रजीश, वेरी गुड। ठीक है, अब बॉइलिंग का प्रोसेस क्या होता है इस पे जरा गौर फरमाते हैं। ठीक है, पहली चीज बॉइलिंग का मतलब होता है, देखो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी ध्यान रखना है, बाद में इसके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ोगे। ठीक है, सो जरा सा इसको हम ध्यान देते हैं। बॉइलिंग में होता क्या है? सो पहली चीज तो है कि लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, पहला चीज। दूसरा चीज, ये होता कहाँ पे है? सो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, टेम्परेचर कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो एट फिक्स्ड टेम्परेचर, that is boiling point, boiling point। ठीक है, अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, बॉइलिंग का मतलब हमेशा लिक्विड से गैसियस फेज का कन्वर्जन नहीं होता। हमेशा लिक्विड से अगर कोई चीज गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रही है तो हम नहीं कह सकते कि बॉयल हो रहा है। बॉयल होने के लिए जरूरी है कि वो जो चीज है वो बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे पहुंचे। अगर आपके पास जनरली किसी दूसरे टेम्परेचर पे अगर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बॉइलिंग नहीं कहलाएगा। सो इस बात को यहाँ नोट करके आपको जरूर लिखना है। सो मैं यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ नोट करके, और इस चीज को ध्यान रखना है कि भैया एट एनी अदर टेम्परेचर, at any other temperature, if liquid converts to gas, then it will not be considered as boiling, considered as boiling।
अगर आपके पास किसी दूसरे टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो आप इसको बॉइलिंग नहीं कहिएगा। अब बात आता है कि फिर बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करें, तो सिंपल है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। कब? बशर्ते कि वहां बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा हो। बहुत समझ में नहीं आता कि बॉइलिंग का मतलब अगर क्या है, तो एक आसान भाषा में इसको आप लिख सकते हैं, जो बहुत लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये लिख सकते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है वो एज अ लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं दैट्स द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब उसके बाद अब वो लिक्विड फेज में कभी नहीं रहेगा, उसके बाद वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट का कहानी। सो मैक्सिमम टेम्परेचर to which liquid can exist, लिक्विड जिस टेम्परेचर तक एग्जिस्ट कर सकता है दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, कैन एग्जिस्ट। ठीक है, अब कुछ चीजें और भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, वो सुन लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट को जब आप बड़े होइएगा तो एक अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा। मैं वो डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि वो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, लेकिन उसके बारे में अभी चर्चा हम नहीं करेंगे। उसके बारे में चर्चा जब आप बड़े होइएगा तो आपको किया जाएगा, तब जाके आप उस चीज को समझ पाइएगा। सो मैं उसका डेफिनेशन लिख जरूर दे रहा हूँ, पर ये अभी आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ नीचे में लिख दे रहा हूँ इसका डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यही होता है। ठीक है, सो मैं लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid इक्वल्स, हालांकि एक वर्ड इक्विलिब्रियम यूज करते हैं बट मैं यहाँ इक्वल यूज कर रहा हूँ, इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आपके एनसीईआरटी के लिए नहीं है, आपके स्कूल में नहीं पढ़ना है, अभी इस क्लास में नहीं पढ़ना। बड़े का मतलब क्लास 11th में जाओगे तब पढ़ना है इसको। ठीक है, तो बस लिख लेना इसको कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे भी एक टर्म डिफाइन होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, वैसे यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, जरा उस पर बात कर लेते हैं। सो अपने पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, इस चीज पे जरा सा गौर फरमाते हैं। देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब था वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में। ऑब्वियस है कि 1 kg की बात करेंगे और टेम्परेचर क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। ठीक है, heat required to convert 1 kg of liquid to gas at its boiling point। ठीक है, heat required to convert 1 kg of liquid to its gas at its boiling point in atmospheric condition। ये ना भी लिखो तो चलेगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन या एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सो इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है,
सो इस चीज को हम बोलते हैं दैट इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फटाफट छापो और अपन इसको फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है? छापो फटाफट से। अक्षर बोल रहा है 1 kg लिक्विड कैसे लेंगे? क्यों अक्षर नहीं ले सकते 1 kg लिक्विड? हमने भैया पानी को क्या 1 kg नहीं ले सकते? पानी बोतल में लिया, उसको तौल लिया, 1 kg हो गया, ठीक है? चलो, सो अनुजा कुछ कहना चाहती है, बोलो अनुजा। सर इवोपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होगा? दोनों में क्या डिफरेंस होगा? इवापोरेशन बेटा किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। देखो लिखा है एट फिक्स टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। उसका फिर से बोलो, कैसे पता चलेगा कोई कैसे पता चलेगा कि? आवाज नहीं आ रही अनुजा। कैसे पता चलेगा कोई लिक्विड बॉयल हो रहा कैसे पता चलेगा कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है? ठीक है, है? सर कैसे पता चलेगा कि लिक्विड बॉयल हो रहा है? ठीक है। अगर मान लो कोई लिक्विड जो है आप उसको हीट कर रहे हो और एक टेम्परेचर आने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया है, लेकिन वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हुए जा रहा है, समझ लो वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर था जहां तक वो लिक्विड रह पाया, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। डन है अनुजा? बड़े हो गए तो थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा इसको। सर बता उसका देता, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा? उसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा? उसका टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो हीट लेके वो कन्वर्ट होने लगा है गैसियस फेज में, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। वो हीट उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे मेल्टिंग में होता है। मेल्टिंग में भी 0 डिग्री पे क्या हुआ था? हीट लेके उसका कन्वर्जन शुरू हो गया था, सॉलिड से लिक्विड जाने लगा था। वहां पे वो टेम्परेचर को अपने बढ़ाने वाला जो पोजीशन था उसको लूज कर गया। जब भी फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर कभी भी नहीं बदलता, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। डन है? सर वो टेम्परेचर कहाँ चला जाता है? टेम्परेचर कहीं नहीं जाता, टेम्परेचर एक मेजरमेंट है। हीट जाती है, हीट कहाँ जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है उसके फोर्स को ओवरकम करने के लिए। वो फोर्स ओवरकम करने में हीट चली जाती है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता, ठीक है? सर उस फोर्स में लग जाती है ओवरकम कराने में। फोर्स को तोड़ने में लग जाती है, ऐसे बोलो कि उस फोर्स को तोड़ने में वो हीट कंज्यूम होगी, इसलिए वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाया, ठीक है? ओके सर, हाँ। हम लोग एटमॉस्फेरिक यहाँ का मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ कितना होगा? 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1.017 बार होता है। अगर आपकी बॉइलिंग पॉइंट, समझो मैं क्यों बोल रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपकी यहाँ पे जो हो, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप पहाड़ पे चल जाओगे तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट वही नहीं रहेगी जो बॉइलिंग पॉइंट आपकी यहाँ पे है, ठीक है? चलो तो फिर यहाँ पे सी लेवल पे ना 1 atm रहता है। बाबू, हम भी यहाँ पे 1 atm ही मान के चलते हैं, सी लेवल ही मान के चलते हैं हम, ठीक है? इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ओके सर। हाँ, बोलो साकेत। तो लैटेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? लैटेंट मतलब लैटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ। लैटेंट वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन, ठीक है? ओके। बोलो नन्या। सर जो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग बात किए मैक्सिमम टेम्परेचर का, तो वो हाँ। टेम्परेचर किसका है? जो हम लोग लिक्विड को प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो लिक्विड का सेल्फ टेम्परेचर है? लिक्विड का मैक्सिमम टेम्परेचर जो वो अचीव कर सकता है हीट करने के बाद। सर जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस, उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस का, या फिर जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया? हम हीट दे रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। तो सर ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग लिक्विड के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हाँ तो हम लिक्विड की टेम्परेचर की बात करेंगे ना। हम हीट दे रहे हैं, हीट हम देते हैं, दैट इज अ क्वांटिटी, और टेम्परेचर उसका मेजरमेंट है कि हमने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा तो हमको पता चल गया कि उस चीज ने हीट को ले लिया है। अगर कोई चीज हीट को नहीं ले रही है मतलब टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ेगा। आप नॉर्मल किसी चीज को मान लो गर्म कर रहे हो, गर्म नहीं हो रहा, मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज नहीं होगा, उसको छू के देखो ठंडा रहेगा। ओके सर, और सर ये जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट था एक लाइन, वो वाला नहीं समझ आया। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में देखो, अच्छा एक बात बताओ, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था? 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देना पड़ा एट मेल्टिंग पॉइंट, ये था यस सर। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब हुआ 1 kg लिक्विड को 1 kg गैस बनाने के लिए जो हीट देना पड़ा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सर यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब ये हुआ कि मिनिमम एनर्जी ना, तो मिनिमम एनर्जी तो इवेपोरेशन में भी होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? बाबू तो
जब इवापोरेशन होगा तो वहां बॉइलिंग नहीं होती ना, इसीलिए तो मैं ये बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट, ये जो बॉइलिंग प्रोसेस है ना, बॉइलिंग प्रोसेस का मतलब है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट वहां होना ही चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड नहीं है तो ये सारे कंडीशन फेल है। जब आप बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचोगे तभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन होगा, तभी जाके ये सारी चीजें डिफाइन होगी। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं हो, जनरल किसी टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारे कंडीशंस फेल है। बॉइलिंग जब होगा तभी ये सारे कंडीशंस वैलिड है, ठीक है। तो सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अंडर बॉइलिंग पॉइंट ही आएगा? हाँ बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट पे ही आएगा ना। अगर देखो, मान लो आप ये कहना चाहते हो कि जैसे वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो 36 डिग्री पे भी वो गैस में कन्वर्ट होता है, वेपर बनाता है, क्या वहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो इन्वॉल्व तब होगा जब उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पहुंच जाए। हाँ, 36 डिग्री पे एक चीज होगी, जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन वो एग्जैक्टली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं होगा। डन है? ओके सर, हाँ, यस सर, थैंक यू। बोला दीदी। सर थर्ड पॉइंट में कैन के बाद क्या लिखे हैं? कहाँ थर्ड पॉइंट में कैन के बाद, इसमें कैन एग्जिस्ट, ठीक है। ओके सर, यस। चलो ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारे डाउट कर लिए। अब जिसके डाउट है बेटा वो लास्ट में अगर पूछना, अपन फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब जिसके डाउट है अपने डाउट्स रखे रहो, अब लास्ट में बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर नहीं हो सकता भाई, बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर ही होता है, बस आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं बदलना चाहिए। चलो, तबाही मचाए हो। डन है? छाप लिया सबने? किसी का छापना बाकी है? कोई ऐसा जिसका छापना अभी भी बाकी है? चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। सो ये हो गया बॉइलिंग की कहानी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं। सो हमको एक चीज समझ में आ गया कि सॉलिड को हीट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को अगर कूल करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को अगर कूल करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। चलो, अब हमारे पास ये कहानी आती है कि भैया यहाँ टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा इन्वॉल्व होता है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ कौन सा होता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होता है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ के लिए जब हम गैसियस से लिक्विड जाते हैं तो कोई खास टेम्परेचर का नाम नहीं देते, दैट इज सिंपली बॉइलिंग पॉइंट ही बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये अपने पास एक फ्लो चार्ट हो गया कि आप कैसे फेजेस को कन्वर्ट करोगे एक दूसरे में, हीट दे के या हीट निकाल के। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ कहानियों में कि ये सॉलिड जो है ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है गैस में। अगर सॉलिड सीधे कन्वर्ट हो जाए गैस में या गैस सीधे कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, तो इसका मतलब क्या है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर कभी ऐसे हुआ कि सॉलिड सीधे हो गया कन्वर्ट गैस में या गैस सीधे हो गया कन्वर्ट सॉलिड में, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, अब उल्टे प्रोसेस को, मतलब गैस से सॉलिड आना, सब्लिमेशन भी कहा जाता है, डिपोजिशन भी कहा जाता है, दोनों चीज कहते हैं, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन बोथ। एग्जाम्पल इसका समझो कौन कौन सी चीजें इसकी एग्जाम्पल है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज अमोनियम क्लोराइड। याद करो, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को हम सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन मेथड का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद अमोनियम क्लोराइड के बाद क्या आता है, जो नेप्थलीन बॉल्स आती हैं, बिल्कुल मॉथ बॉल्स, नेप्थलीन बॉल्स जो आती हैं, जो ठंडी के दिनों में कपड़ों में डाल के रखते हैं, वो जो अपने पास आता है, जिसको बोलते हैं फिनाइल की गोली। वो फिनाइल की जो गोलियां होती है, नेप्थलीन बॉल्स जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सब्लिमेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज द सेकंड एग्जांपल इज नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स, ठीक है। थर्ड वन, इसका एग्जांपल, और कोई एग्जांपल हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कैम्फर, बिल्कुल सही बात है, कपूर जो कैम्फर होता है वो भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें यार, मतलब थोड़ी बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है,
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप हीट करोगे सीधे गैस में कन्वर्ट होगा। ड्राई आइस इज सॉलिडिफाइड CO2। सो ड्राई आइस जो होता है उसको भी आप कह सकते हो कि भैया वो सीधे कन्वर्ट होता है सॉलिड से गैस में। ड्राई आइस दैट इज सॉलिड CO2। नहीं श्रीजा, अल्कोहल नहीं है इसमें, अल्कोहल लिक्विड में होता है, हम सीधे सॉलिड से गैस जा रहे हैं। सॉलिड CO2 को हम बोलते हैं ड्राई आइस, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। अब बात ये आती है कि चलो चेंज स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड से गैस को तो हम बोलते हैं सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड को क्या बोलते हैं? तो देखो सारी कहानी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कॉपी कर लो, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे एक वर्ड चेंज हो जाता है, सब्लिमेशन की जगह डिपोजिशन बोल दिया जाता है उसको, ठीक है। सो अगर आपके पास गैस से कोई चीज सॉलिड हो रही है, गैस टू सॉलिड हो रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि दैट इज नॉट सब्लिमेशन, दैट इज डिपोजिशन। डिपोजिशन भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसको एंटी सब्लिमेशन भी बोलते हैं, कभी कभी सिर्फ सब्लिमेशन भी बोल के काम चला लेते हैं। डिपोजिशन और एंटी सब्लिमेशन और सिर्फ सब्लिमेशन, तो तीनों ही वर्ड चलता है, इसमें कोई मना नहीं है। सॉलिड को अगर आपने गैस बनाया तो सब्लिमेशन, गैस से आपने सॉलिड बना लिया तो डिपोजिशन या सब्लिमेशन या एंटी सब्लिमेशन, तीनों लिखते हो। फटाफट छापो इसको, फटाफट छापो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे बात करेंगे। छापो जल्दी। छाप लिया सबने? सब्लाइम और सब्लिमेट, देखो जो चीज सब्लाइम होती है मतलब सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में ये वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सब्लाइम, ठीक है। चलो अभी डाउट्स अपने कलेक्ट करके रखे रहो, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो ये अपने पास कहानी, अनुजा डाउट रखे रहो बेटा, अब लास्ट में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। सो ये कहानी हो गई अपने पास सब्लिमेशन की, कि सब्लिमेशन क्या होता है। अब बात आता है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया या प्रेशर चेंज कर दिया तो इसका क्या फर्क। अक्षर बताया तो एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल बताऊं मेरे भाई, इतने सारे, NH4Cl, नैफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर, ड्राई आइस, इनमें से किसी को भी तो कपूर है उसको खुले में रख दो, देखो गैस बन के गायब हो जाएगा, ठीक है। नैफ्थलीन बॉल है उसको खुले में रख दो वो गायब हो जाएगी। तो दैट आर द एग्जांपल ऑफ ना सब्लिमेशन, इतने सारे एग्जांपल बता दिए, ठीक है। चलो डिपोजिशन का, या डिपोजिशन में क्या उल्टा उस प्रोसेस को कर दो ना। NH4Cl याद करो, जब हम उसको क्या करते थे, निकालते थे सब्लिमेशन में, ऊपर में कॉटन लगाते थे, कॉटन में छोटे 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 वहां पे अपने को अमोनियम क्लोराइड मिलता था, दैट इज द डिपोजिशन। सब्लिमेशन प्रोसेस याद करो, जब हम पढ़ते थे कि भैया सॉल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट करेंगे, याद करो वहां पे मिलता था डिपोजिशन की कहानी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं चेंज इन प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। देखो चेंज इन प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा, चेंज इन प्रेशर समझो ऐसे, टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को ऐसे समझो, जो काम टेम्परेचर बढ़ाने पे होता था समझो जस्ट उसका उल्टा प्रेशर बढ़ाने पे होगा। सोच के देखना बस काम के लिए, कैसे। टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड जो था वो गैस बनता था, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, जो गैस होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि समझो यहाँ पे मान लो आपके पास एक डब्बा है, इस डब्बे में कुछ पार्टिकल्स हैं गैस के, ठीक है, ये डब्बा है और इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं गैस के, ठीक है, यहाँ पे कुछ गैस पार्टिकल्स हैं। अब आपने क्या किया कि इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया और प्रेशर बढ़ा दिया, इसके ऊपर आपने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया और प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिए। पिस्टन का मतलब क्या होता है भैया, तो पिस्टन का मतलब होता है, ऐसे समझ लो कि सिरिंज होती है ना, सुई देने वाली सिरिंज, ठीक है,
तो उसमें जो ऊपर का जो पार्ट है, ये जो है, ये वाला समझ लो, ये वाला जो पार्ट है दैट इज द सुई वाला पार्ट, ठीक है, और ये उसका सिरिंज में जो ऊपर से दबा रहे होते हैं, ठीक है, वो वाला पार्ट है। तो जो ऊपर से प्रेस करते हैं दैट इज पिस्टन, और ये जो सिलेंडर है उसके अंदर में गैस है। अब जैसे जैसे आपने दबाया है तो होगा क्या, आप इसको जैसे जैसे प्रेस करने की कोशिश करोगे, आपको एक चीज दिखेगी, क्या दिखेगी, इनके बीच में क्या होगा कि स्पेस कम करने का प्रयास कर रहे हो। मतलब पहले ये क्या थे, बहुत दूर दूर थे पार्टिकल्स, आप जैसे जैसे कंप्रेस कर रहे हो उनको पास लाने की कोशिश कर रहे हो। आप जब पास लाने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या चाहेंगे, जब वो पास आएंगे तो इनका इसका मतलब है कि भैया वो उल्टा वाला काम करेंगे। उल्टा उल्टा वाला काम का मतलब क्या है, गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जब उनको पास लाने की कोशिश कर रहे हो मतलब वो किसके तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लिक्विड के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो गैस जो है वो लिक्विड की तरफ कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। लिक्विड जो है उसके लिए हम कुछ खास प्रेशर का इम्पैक्ट के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि लिक्विड पे प्रेशर का कोई खास रोल नहीं आता। आप उस पर प्रेशर दोगे भी तो हम नहीं कह सकते कि हम उसको सॉलिडिफाई कर लेंगे, लेकिन गैस पे इसका इफेक्ट अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना, और कोई समस्या हो तो उसको पूछना, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इस चीज को ध्यान दो। सबसे पहली चीज कि प्रेशर को इंक्रीज करने से, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीजेस, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं स्पेस बिटवीन particles decreases। अब ये डिक्रीज होने से क्या होगा, स्पेस डिक्रीज होगा, मतलब वो जो गैस है वो गैस किसके तरफ कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, लिक्विड के तरफ कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। ड्यू टू विच गैस टेंड्स टू कन्वर्ट इन लिक्विड। गैस जो है वो किस में कन्वर्ट होने का प्रयास करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रयास करेगा प्रेशर बढ़ाने के बाद। आपको ये ध्यान देना है कि प्रेशर का कोई खास इम्पैक्ट लिक्विड के ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्रेशर हैज नॉट, पी का मतलब हुआ प्रेशर, सो प्रेशर हैज नॉट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लिक्विड्स। लिक्विड्स के ऊपर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब लिक्विड से वो जो प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विड से आप सॉलिड नहीं बना सकते, लेकिन आप गैस से लिक्विड जरूर बना सकते हो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ प्रेशर बढ़ा के मैं गैस से सॉलिड क्या गैस से लिक्विड बना सकता हूँ? तो नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वहां पे आपको टेम्परेचर का साथ भी लेना पड़ेगा। मतलब आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको दो चीजें एक साथ करनी पड़ेगी, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। और दो चीजें क्या है, सो पहले आपको प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर भी घटाना पड़ेगा। सो दो प्रोसेस जब आप एक साथ करोगे तो ही जाके आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाओगे। सो गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, जब आप प्रेशर को बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को घटाइएगा। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा कि गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सो गैस टू लिक्विड कब होता है, सो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सो पहला है इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो दो चीजें जब आप एक साथ करते हैं तो गैस को बड़े आसानी से आप लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेशर से ये कन्वर्जन नहीं होगा। मैं दूसरे साइड में लिख रहा हूँ कि क्या यहाँ लिक्विड से हमको सॉलिड बनाना है तो क्या कोई प्रेशर का रोल होगा? क्या लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए प्रेशर इंक्रीज करने से कुछ काम होगा? इंक्रीज इन प्रेशर से कुछ काम होगा? तो नहीं भैया। आप अगर लिक्विड से सॉलिड बनाना चाहते हो तो प्रेशर इंक्रीज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो आपको टेम्परेचर को ही डिक्रीज करना पड़ेगा, एकमात्र उपाय यही है। इसको फटाफट छापो, किसी को तकलीफ है तो पूछो, और इन पॉइंट्स को छापो फटाफट से, फिर बात करेंगे इवेपोरेशन और आगे की कहानी।
हाँ जी, छापो और फटाफट से पूछो, किसी के डाउट है तो अब पूछो। क्यों नहीं होता लिक्विड पे इफेक्ट? लिक्विड पे इफेक्ट इसलिए नहीं होता, कौन पूछा? अनुजा। लिक्विड पे इफेक्ट इसलिए नहीं होता अनुजा क्योंकि लिक्विड जो होता है वो ऑलरेडी बहुत कॉम्पैक्ट होता है। अगर तू एक चीज सोच के देखो, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। पानी भर दो उस सिरिंज में और तुम उसको दबाने का प्रयास करो, थोड़ा भी दबा पाओगे? ठीक है अनुजा, इसलिए हम पानी को नहीं दबा पाते, लिक्विड को आसान नहीं है कंप्रेस करना, इसलिए उस पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। लेकिन गैस को आसान है कंप्रेस करना, इसलिए उस पर प्रेशर का इफेक्ट होता है। डन है? बोलो। सर अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो वो हो जाना चाहिए ना, अगर हम लोग लिक्विड को सॉलिड में करेंगे तो। बिल्कुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो अगर आप लिक्विड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे वो सॉलिड में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर ही कम करना पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, वो इतना कम इफेक्ट होगा कि उसका कोई खास असर नहीं होगा, उससे कोई सर फर्क इस ही पे नहीं पड़ने क्यों वाला। नहीं इफेक्ट पड़ेगा सर? गैस पे हो जा रहा है मॉलिक्यूलर लेवल से, तो इस पे क्यों नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ अनुजा, फिर सॉलिड को हम कंप्रेस करके कुछ और क्यों ना बना लें? सॉलिड पे भी तो मॉलिक्यूलर लेवल पे होना चाहिए इफेक्ट, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑलरेडी उसके में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। कम होता है ना? नहीं तो नहीं होता, कम होता है, तो उसको कंप्रेस करके फिर और कुछ नहीं बना सकते? तो सर लिक्विड में तो हो जाना चाहिए सर, उसमें तो स्पेस तो होता ही है। सॉलिड में भी होता है, सॉलिड में नहीं होता? सर नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड में कौन सा बहुत ज्यादा होता है? सर चलो मैं इस चीज सॉलिड को, से तो ज्यादा होता है। सॉलिड से तो ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा अनुजा एक बात पूछता हूँ, ठीक है। कभी ऐसा देखा है कि जब देखोगे सुनार की दुकान पे जाओगे या लोहे का काम होता है तो वहां देखे होगे कि रॉड को पीट पीट के उसको इतने मोटे से इतना पतला कर दिया जाता है? कभी ऐसा प्रोसेस देखा है? यस सर। वहां क्या होता है, जब आप उसको पीट पीट के उसके वॉल्यूम को कम कर देते हो, तो पहले भी सॉलिड था, बाद में भी सॉलिड, बस उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। क्या वो फेज में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। नो सर। लिक्विड में भी अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया तो बस होगा ये कि उसका वॉल्यूम इतना से थोड़ा इतना हो जाएगा, लेकिन उसके फेज में फर्क नहीं पड़ेगा, वो फेज अभी भी उसका क्या रहेगा? लिक्विड ही रहेगा। लेकिन आपका मोटिव क्या है? आप चाहते हो उसको सॉलिड बनाना ना, आप ये थोड़ी चाहते हो कि उसका वॉल्यूम कम हो जाए, ये चाहते हो? नहीं ना, आप चाहते हो कि सॉलिड बनाए। तो सॉलिड बनाने के लिए आपने थोड़ा सा वॉल्यूम करके ही क्या कर लिया? क्या उससे कुछ फायदा मिला? नहीं मिला। हमको अल्टीमेटली उसका टेम्परेचर जब कम करेंगे तो ही वो सॉलिडिफाई होगा, फिर उतना मेहनत का फायदा क्या मिला हमको? लेकिन ऐसे मॉलिक्यूलर लेवल पे तो हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं होगा? मॉलिक्यूलर लेवल पे तो वॉल्यूम कम होना चाहिए ना, क्यों वो सॉलिड, क्यों वो लिक्विड से सॉलिड बन जाए? वॉल्यूम क्योंकि तो कम हो रहा है। कम हो जाएगा मॉलिक्यूलर स्पेस, इसलिए। अच्छा मॉलिक्यूलर स्पेस सिर्फ कम होने से सॉलिड हो जाएगा क्या? मॉलिक्यूलर यस स्पेस, सर। चलो मॉलिक्यूलर यस। स्पेस कम कर दिया, वाइब्रेशन अभी भी बहुत फास्ट है, क्या सॉलिड बनेगा? मॉलिक्यूलर स्पेस कम कर दिया, बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा है, बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, वाइब्रेशन इतना तेज है कि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, क्या वो सॉलिड बनेगा? नो सर। उसके एनर्जी, उसके काइनेटिक एनर्जी को भी तो निकालना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीट निकालना पड़ेगा। हीट निकालने का मतलब क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो सर गैस में भी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। बिल्कुल होगा, तो गैस को भी तो बोला था ना कि गैस को भी तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना ही पड़ेगा। तो सर वैसे ही लिक्विड में टेम्परेचर डिक्रीज कर और प्रेशर लास्ट में बढ़ा लास्ट अब रुक जा, लास्ट में बात करते हैं, ठीक है? रखे रहो, मैं सारी चीजों पर डिस्कशन करूंगा, अब लास्ट में रुक जाओ, ठीक है? हाँ बोलो अक्षर। सर वहाँ डिक्रीज ऑफ क्या लिखे हैं? कहाँ पे? एक सेकंड, इंक्रीज ऑफ प्रेशर। एक सेकंड। हाँ, इंक्रीज ऑफ प्रेशर लिखा हुआ है एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर लिखा हुआ है, डिक्रीज ऑफ टी, ठीक है? और सर फ्यूजन और मेल्टिंग में भी कोई अंतर है क्या सर? नहीं, फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों सेम प्रोसेस है। सर बॉइलिंग और इवेपोरेशन को कोई एग्जांपल से बता दीजिए सर। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में एग्जांपल्स है, ठीक है? अक्षर ऐसे समझ लो कि जब पानी को आप गर्म करते हो और जब उसमें बुलबुला आने लगा, जब ऐसा दिख रहा है ना कि बुलबुला आ रहा है उसमें, एकदम देखते हो ना पानी जब गर्म करता है तो ऐसे बहुत सारे बुलबुले निकल रहे होते हैं, एकदम ऐसे 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 निकल रहा होता है, सो वो जो कंडीशन आ गई दैट इज बॉइलिंग। और अगर पानी को आपने चुपचाप ऐसे रख दिया, गर्म नहीं कर रहे हो, फिर भी धीरे 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 वो वेपर बन के बाहर निकलते जा रहा है,
दैट इज इवापोरेशन। सर बॉयल नहीं करेंगे तो वेपर कैसे बनेगा सर? अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर आप पानी को ऐसे रख दोगे तो क्या पानी का अमाउंट धीरे धीरे, चलो एक ट्राई करना, ये पानी को आप ऐसे रख दो एक कटोरे में करके और 4 दिन बाद देखो क्या पानी का लेवल वही है, कम हो गया? रख के देखो, पता चलेगा कि लेवल कम हो गया। सो ये मैंने ये बार बार बोल रहा हूँ कि लिक्विड से गैस जाने के लिए आपके पास जो टेम्परेचर है वो अलग अलग टेम्परेचर पे भी लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन एक टेम्परेचर जहाँ पे बॉइलिंग होती है, जहाँ वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं कि दैट इज अ बॉइलिंग, या वो है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर आसान भाषा में समझो तो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां तक लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बाद लिक्विड नहीं करेगा, उसके बाद फिक्स है कि गैस को ही करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपका लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे दैट इज इवापोरेशन। चलेगा? यस अभी सर। बात करेंगे, इवापोरेशन पे बात करेंगे। बोलो सर बॉइलिंग पॉइंट में नोट में कुछ लिखा है सर, नोट समझा दीजिए सर। चलो लास्ट में बात करते हैं, लास्ट में, ठीक है? ओके अब जिसके इसके जो डाउट्स हैं वो लास्ट में बात करते हैं, ठीक है? 5:20 चलो ठीक है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ये तो हो ही गया अपना। लास्ट अपन आते हैं, दैट इज इवापोरेशन। अब जरा इवापोरेशन पे बात करते हैं कि इवापोरेशन क्या चीज होती है। इवापोरेशन का मतलब क्या है? देखो इवापोरेशन को जरा सा फील करने का प्रयास करते हैं। इवापोरेशन का मतलब हुआ कि आपने किसी चीज को रखा, लिक्विड को रखा, और वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और किसी भी जनरल टेम्परेचर पे हो रहा है। मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भैया टेम्परेचर आपका इतना ही होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जनरल टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे इवापोरेशन, बशर्ते एक कंडीशन है, वो बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको आसान भाषा में कैसे डिफाइन करते हैं, देखो इसको ध्यान दो। सो हम कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर या गैस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, वेपर या गैस, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम पे, ठीक है, जब भी बॉइलिंग पॉइंट से कम पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि दिस इज अ इवापोरेशन। इवापोरेशन होने के लिए कोई रूल नहीं है कि इतना टेम्परेचर ही होना चाहिए, ठीक है? अब बात ये आता है कि भैया ये इवापोरेशन से इम्पैक्ट क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो बहुत आसान भाषा में इवापोरेशन समझ लो। पानी लिया, उसको रख दिया कहीं पे, टेम्परेचर वहां पे आपने बॉयल नहीं करना, आप हीट नहीं दे रहे हो, वो धीरे 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 अपने आप से उसका जो लिक्विड है, वो लिक्विड जो धीरे 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 गायब होते जा रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट होकर निकलते जा रहा है, दैट इज बॉइलिंग, सॉरी दैट इज इवापोरेशन, माय बैड, दैट इज इवापोरेशन। पसीना आ रहा है, पसीना अपने आप से सूख रहा है। आप ऐसा नहीं हो कि आप जा रहे हो चूल्हे पे बैठ जा रहे हो, उसको बॉयल करने लग रहे हो, बॉयल नहीं कर रहे हो भाई, पसीना अपने से सूख रहा है। कैसे सूख रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तभी तो सूख रहा है ना, बिना वेपर में कन्वर्ट हुए तो सूखेगा नहीं, तो पसीना कैसे सूख रहा है? तो वो अपने आप से धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इवापोरेशन। अब सवाल ये उठता है कि इवापोरेशन होता कैसे है, आखिर ये इवापोरेशन का रीजन क्या है? तो देखो इवापोरेशन का रीजन ऐसा है कि जो लिक्विड है ना, वो लिक्विड जो सरफेस के ऊपर है, जो सरफेस पे लिक्विड है, वो करती क्या है कि अपने इन्वायरमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और अपने इन्वायरमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट हो जाती है गैसियस फेज में। इन्वायरमेंट में क्या क्या आया समझो। इन्वायरमेंट में जैसे अपना पसीना जो है, वो पसीना क्या करता है, एनर्जी हमारे स्किन से भी एब्जॉर्ब करेगा, और बाहर में जो गैस जो एयर है वहां से भी एब्जॉर्ब करेगा। सो दोनों जगह से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। इंपॉर्टेंट बात, जो सरफेस पे होगा सिर्फ वही इवापोरेट होगा। बॉइलिंग पूरे पूरे के लिए होता है। अगर वाटर को आप गर्म कर रहे हो, वाटर को बॉयल कर रहे हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा पानी बॉयल होता है, लेकिन जब इवापोरेशन होता है तो सिर्फ सरफेस पे होता है। ये बॉइलिंग और इवापोरेशन का सबसे बड़ा डिफरेंस है। इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, बट बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। बॉइलिंग पूरे में होता है, एक साथ हो रहा होता है। तो मैं एक एक चीज को लिखते जाता हूं, इस चीज को ध्यान देना। सबसे पहली बात, इट हैपेंस ड्यू टू
absorption of energy from environment and conversion of liquid to gas takes place। ठीक है, दूसरी कहानी कि चलो ये तो समझ में आ गया कि वो इन्वायरमेंट से एनर्जी लेगा और बाहर चला जाएगा। दूसरा चीज, ये सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स पे होता है। सो ओनली एप्लीकेबल ऑन particles on the surface। सिर्फ सरफेस के पार्टिकल के साथ इवापोरेशन होता है। ये ध्यान रखना, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा आपका वाटर जो है वो वहां पे इवापोरेट हो रहा है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के पार्टिकल जो है वही इवापोरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो बाहर से एनर्जी ले लिया, अंदर से एनर्जी लेके इवापोरेट हो गया। ठीक है, सो मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। इस छोटे से डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये छोटा सा डायग्राम कुछ ऐसा है कि भैया ये लिक्विड है, ये वाटर है आपके पास। ठीक है, इस वाटर में जो पार्टिकल्स इस सरफेस पे होंगे, बस यही इवापोरेट करेंगे। और इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? सो भैया इनको एनर्जी मिलेगा अंदर से और बाहर से, दोनों से। एनर्जी यहाँ से और यहाँ से, दोनों से एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी दोनों जगह से ले लेके ये क्या कर रहे होंगे? सो भैया ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा कि इवापोरेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? सरफेस पे हो रहा होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑन सरफेस। अब देखो इससे हमको क्या चीज समझ में आता है? हमको समझ में अब ये आ जाएगा कि भैया अगर सरफेस के ही पार्टिकल का इवापोरेशन होगा, तो अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं तो इवापोरेशन ज्यादा होगा। बिल्कुल फैक्ट बात है। मतलब अगर आपने दूध को ग्लास में रखना है, पानी को ग्लास में रखोगे तो सरफेस एरिया कम है, इवापोरेशन कम होगा। लेकिन अगर उसी गर्म पानी को अगर आपने रख दिया है प्लेट में, तो वहां इवापोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि इवापोरेशन सबसे अधिक जो डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन में, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने सरफेस एरिया क्या रखा। बॉइलिंग का कोई लेना देना नहीं है इससे। बॉइलिंग ग्लास में कराओ तो भी 100 डिग्री पे होगा और सबका होगा। पतीली ले लो तो भी वही होगा, टेस्ट ट्यूब ले लो तो भी वही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दूसरी चीज क्या है कि भैया ये किन मैटर्स पे डिपेंड करता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है? सो डिपेंड्स ऑन, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? सो डिपेंड्स ऑन, सबसे पहली चीज सरफेस एरिया। सबसे पहला सरफेस एरिया बड़ा, बॉइलिंग पॉइंट भी, सॉरी इवापोरेशन भी ज्यादा। सरफेस एरिया कैसे? हायर द सरफेस एरिया हायर द इवापोरेशन। हायर द सरफेस एरिया हायर द इवापोरेशन। हायर द इवापोरेशन। ठीक है, सेकेंड चीज ये किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है अंदर से भी और बाहर से भी। मतलब टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगा तो इवापोरेशन भी आसानी से होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि इवापोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सो हाई टेम्परेचर, या सिर्फ टेम्परेचर लिख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में अपन लिख देंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? सो हायर द टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन। हायर द टेम्परेचर हायर द इवापोरेशन। थर्ड थिंग है विंड स्पीड। विंड स्पीड से इसका क्या लेना देना? जरा गौर फरमाते हैं। सोचो, कपड़े सुखाना है हमको, कपड़े क्यों सूखते हैं? बॉयल करके थोड़ी सूखते हैं, हवा तेज चलती है तो सूख जाता है। क्यों? सोच के देखो, इस सरफेस पे मान लो हवा के पार्टिकल्स आए तो यहाँ से इस पार्टिकल को उड़ा के लेके आसानी से चले जाएंगे।
ये पार्टिकल छोड़ने को तैयार है, बाहर वाला आएगा फटाक से उड़ा के लेकर चला जाएगा। सो अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो पार्टिकल टकराएगा, तो वाटर के जो सरफेस के पार्टिकल्स है उनको लेकर अपने साथ चला जाएगा, तो इवापोरेशन भी बड़े आसानी से हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, विंड स्पीड पे डिपेंड करता है। विंड स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है? सो भैया हायर द विंड स्पीड हायर द टेम्परेचर, सॉरी हायर द इवापोरेशन। विंड स्पीड हायर द इवापोरेशन, ठीक है। लास्ट पॉइंट दैट इज ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी वाली चीज थोड़ा प्रेम से समझिएगा, ये थोड़ा अलग हटके हो जाता है, ठीक है। सो भैया ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करता है, इस पे जरा ध्यान देते हैं। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हमारे इन्वायरमेंट में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं। हायर वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे तो बोलेंगे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कम वाटर वेपर प्रेजेंट है तो बोलेंगे ह्यूमिडिटी कम है। अब समझो इस चीज को, अगर मान लो आपके पास ऐसा हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी बहुत सारा वाटर वेपर है, अब सोच के देखो जहां पे बहुत सारा वाटर वेपर ऑलरेडी अगल बगल में घूम रहा है, तो क्या वो चाहेगा कि और वाटर वेपर आए? नहीं चाहेगा यार। कोई भी है जहां रहना चाहता है वो नहीं चाहता कि वहां भीड़ भड़ाका बढ़े, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे भी जब ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज्यादा, अगल बगल वाटर वेपर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, तो नहीं चाहेंगे कि और वाटर वेपर आए। इस वजह से अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वाटर वेपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो वो नहीं चाहेगा कि और एक्स्ट्रा वाटर वेपर आ जाए और उनके लिए तकलीफ हो जाए और समस्या क्रिएट हो जाए, ठीक है। सो हम यहाँ ये जरूर कह सकते हैं कि हायर द ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो गई, ह्यूमिडिटी अगर एक्सेस हो गया, सो लोअर द इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इवापोरेशन यहाँ घट जाएगा। सो ये कहानी है इवापोरेशन की, इसको फटाफट छापो। और इसी के साथ आज की सभा समाप्त है। अब बस डाउट सेशन होगा, जिसके जो तकलीफ है अपने डाउट पूछो, और किसी को तकलीफ नहीं है तो जा सकता है। बहुत लोगों को बहुत तकलीफ है, तो भैया हम तकलीफ का समस्या का समाधान करेंगे, और बाकी किसी के क्वेश्चन नहीं है तो जा सकते हो, ठीक है। तो हैंड रेज करते जाओ, सबके क्वेश्चंस के मैं आंसर देते जा रहा हूँ, बाकी छापते जाओ, और किसी को डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। चलो एक एक करके बोलो, अक्षर क्या समस्या है? सर तो वो सरफेस से हीट ऑब्जर्व करता है इवेपोरेशन में, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं होगा तब तक तो वेपर में नहीं बदलेगा ना सर? एक काम करते हैं, हाथ में पानी थोड़ा सा रखना, हल्का सा, ठीक है, यस और सर। थोड़ी देर वेट करना, उसके बाद वो वहां से गायब हो जाएगा। क्या लगता है कि हाथ में पानी जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा होगा? नो और सर। दूसरा काम है कि पानी बॉयल करता हुआ हाथ को उतना ही रख के देखना, दोनों का टेम्परेचर पता नहीं चलेगा। बॉयल करता हुआ पानी 100 डिग्री होगा, लेकिन ये 100 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इवोपोरेशन कितना हुआ या बॉइलिंग कितना हुआ सर, क्या देखा जाता? फिर से बोलो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सर तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में 1 kg लिक्विड को वेपर बदलने में कितना हीट लगा, वो इवेपोराइजेशन से देखा जाता है या बॉइलिंग से देखा जाता है? बॉइलिंग से। बार बार बोलो, वो डिफाइंड सिर्फ बॉइलिंग पे है। इवेपोरेशन के लिए थोड़ा अलग होता है उस तरह का एक टर्म, लेकिन थोड़ा अलग होता है। बात करेंगे, थोड़ा इसको हो जाए तो बीच में कोई ना कोई पूछेगा जरूर, मुझे पता है, तो जब पूछेगा तो मैं बात करूंगा उस पर, ठीक है। ओके सर। और पिछले स्लाइड का नोट वाला बता दीजिए सर, नोट में। स्लाइड पहले इसको लिख लेने दो, मुझे थोड़ी देर बाद पूछना है ये चीज, ठीक है। ओके सर। हाँ बोलो दृष्टि। यस सर। सर ये जो वाटर वेपर प्रेजेंस होता है एयर में, इसी की वजह से जो ग्लास में बाहर टाइनी डॉट्स बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी अगले क्लास में पढ़ेंगे अपन। जैसे ठंडा ग्लास, अगर आपने ठंडा मान लो कोल्ड ड्रिंक ले लिया, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर टिनी ड्रॉपलेट्स बाहर में आ जाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो कंडेंस हो जाता है उस ग्लास के बॉटल के ऊपर या ग्लास के ऊपर, जिसकी वजह से वो टाइनी ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। और 2 मोड स्टेट्स होता है ना मैटर का, प्लाज्मा एंड बोसोन कंडेंसेट, इसके बारे में। बीसी, ठीक है। सो प्लाज्मा एंड बीसी बेटा अगले क्लास में बात करूंगा मैं, थोड़ा सा बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना, अगले क्लास में बात करूंगा। केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या होता है? देखो, जितना सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर दो, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
जैसे फॉर अ टाइमिंग मान लो आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो, 273 ऐड कर दो, दैट इज 283 केल्विन। एग्जैक्टली 273.15 होता है, कुछ बुक में 16 भी लिखता है, बट 0.1516 को इग्नोर करके चलते हैं, 273 इज ओके। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो बोलो अपूर्वा। कहाँ गया? अपूर्वा बोलो। सर मैंने क्वेश्चन चैट में लिखा है। बेटा चैट तो शायद ऊपर निकल गया, फिर से रिपीट करके भेज देगी क्या? यस सर। हाँ भेज दो मेरे को। यस सर। Which gas is obtained when the FeS reacts with a hydrochloric acid? H2S। H2S होता है बेटा पंजेंट स्मेल होता है उसका, पंजेंट स्मेल, सड़ा हुआ टाइप का स्मेल होता है, गंदा सा स्मेल होता है। ठीक है, ओके सर। हाँ, मतलब फिशी स्मेल समझ लो, फिशी, मछली के जैसा स्मेल होता है। बोला अनुजा। सर आपने बताया सर था कि अगर फेज चेंज होता है तो सर वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से होता है, तो सर इवोपोरेशन में अगर फेज चेंज हो रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तभी तो वो चेंज करेगा। मैंने ये कब कहा था कि फेज चेंज होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए? सर मतलब सर लिक्विड से वेपर बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट से होता है, इसलिए। मैंने ये बोला था क्या? नहीं, सर मैंने ये बोला था कि अगर बॉइलिंग पॉइंट पे फेज चेंज हो रहा है तो उसको बॉइलिंग बोलेंगे, सिंपल। और मैंने एक चीज और भी बोली थी कि लिक्विड से गैस, ये मैंने बार बार बोला है कि लिक्विड से गैस को कन्वर्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई भी लिक्विड है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे ही। किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके बीच में किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो वेपर में या गैस में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट होना ही चाहिए। ठीक है, अब रही बात कि बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग, और फिर से मैं देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, सुनो अनुजा ध्यान से। बॉइलिंग में और इवापोरेशन में क्या फर्क है? किसी भी जनरल टेम्परेचर पे अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो इवापोरेशन कहलाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉइलिंग कहलाएगी। ध्यान है अनुजा? सर लेकिन आपने सर फेज चेंज होता है तो सर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है सर, ऐसे तो बताया था ना। फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, लेकिन दो ही कंडीशन के लिए, जब मेल्टिंग होता है और जब बॉइलिंग होता है। तो सर ना यहाँ पे भी तो फेज ही चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड से गैस हो रहा है। बाबू सिर्फ दो कंडीशन के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ मेल्टिंग के लिए और बॉइलिंग के लिए। अगर आपके पास इवापोरेशन होगा तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है। दो जगह जहां फेज चेंज नहीं होगा, ऐसे समझो, जहां लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और जहां लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या जहां लेटेंट हीट डिफाइंड है वहां फेज चेंज नहीं होता, जहां लेटेंट हीट डिफाइंड नहीं है वहां फेज चेंज हो सकता है। ठीक है, ओके सर। हाँ। सर मतलब अच्छा, क्या ऐसे बिना लेटेंट हीट का भी फेज चेंज हो सकता है? बिना लेटेंट हीट के फेज बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यही बस होता है और कहीं नहीं होता है। लिक्विड से वेपर हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, दैट इज इवापोरेशन। ठीक है, सर वेपर से लिक्विड? वेपर से लिक्विड नहीं हो सकता, उसके लिए एक टेम्परेचर फिक्स चाहिए कि उस टेम्परेचर पे उसको आना ही पड़ेगा। उसके नीचे आएगा तो हो सकता है, उसके ऊपर में नहीं होगा। ठीक है, सर। हाँ। सर एक लिक्विड वाला बताया था आपने, बोला था कि लास्ट में बता दूंगा। क्या? सर प्रेशर। सर लिक्विड को प्रेशर से क्यों नहीं कर सकते हैं सॉलिड? अच्छा, लिक्विड को प्रेशर से क्यों नहीं कर सकते सॉलिड में? ठीक है, अनुजा एक बात बताओ, सॉलिड होने के लिए बेटा क्या क्या कंडीशन है? तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होना चाहिए, जो उनके बीच का जो उनका काइनेटिक एनर्जी है वो कम होना चाहिए, ठीक है, और उनके बीच का स्पेस भी कम होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। यस सर। बेटा अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया तो आपने उनके बीच का स्पेस तो घटा दिया, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर पाए? क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा पाए हो? आप प्रेशर देके क्या कर सकते हो? हाँ, फोर्स बोलो। ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ जाना चाहिए ना? क्यों बढ़ जाना चाहिए? ऐसा कहाँ है, ऐसा कब है कि, मैं एक बात बताओ, मान लो कि दो लोग हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है, तो क्या मैं उनको जबरदस्ती एक दूसरे के अगल बगल लेते आऊंगा तो पसंद करने लगेंगे? नो सर। नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पास पास लाओगे तो हमेशा बढ़ ही जाएगा। रीजन वहां क्या बढ़ सकता था, कब बढ़ सकता था? जब उनके काइनेटिक एनर्जी को आप निकाल लेते,
वो जो दो लोग हैं उन दोनों लोग में मान लो किसी बात का ईगो है, उन दोनों के ईगो को तुम बाहर निकाल दोगे तो जरूर उन दोनों में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी बहुत है, बहुत ताकत है दोनों में, कभी वो दोनों एक दूसरे से फिर मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो सीन क्या है कि आपको काइनेटिक एनर्जी तो कम करना ही पड़ेगा, बिना काइनेटिक एनर्जी कम किए आप नहीं कर पाओगे। और काइनेटिक एनर्जी कम करना गैस मतलब में तो होता है, तो उसमें क्यों नहीं चेंज नहीं होता है? तो गैस में भी तो ऐसा सिर्फ थोड़ी बोला था कि सिर्फ प्रेशर बढ़ाने पे हो जाएगा, लेकिन प्रेशर का रोल उसमें अच्छा होता है। रीजन क्या है समझो, सॉलिड से लिक्विड जब गया। अच्छा एक बात बता अनुजा, सिंपल सा कहानी, मेरे पास आइस अगर इतना है, अगर मैं इतने आइस को मैं वाटर में कन्वर्ट करूंगा तो इतना ही रहेगा या बहुत ज्यादा 2-4-5 लीटर हो जाएगा? सर उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। वॉल्यूम रहेगा वॉल्यूम सर, वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम अच्छा बेटा, अगर उनके बीच में पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया सॉलिड से लिक्विड जाने में, तो वॉल्यूम तो बढ़ जाना चाहिए था। हम बोलते हैं ना कि सॉलिड से लिक्विड में वॉल्यूम स्पेस, पार्टिकल के बीच में स्पेस जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए था, यहाँ तो नहीं बढ़ा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा क्या है अनुजा? यस सर। देखो रीजन क्या है कि सॉलिड से लिक्विड जाने में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, इसलिए अगर आपका सॉलिड का वॉल्यूम इतना था तो लिक्विड का भी लगभग इतना ही रहेगा। लेकिन लिक्विड से जब गैस बनाओगे तो क्या गैस का वॉल्यूम इतना ही होगा या गैस बहुत ज्यादा हो जाएगा? वेपर तो बहुत ज्यादा होगा। यस सर। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड से वेपर जाने में स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। सो यहाँ डोमिनेट क्या चीज कर रहा है, यहाँ डोमिनेट लिक्विड से जब गैस जा रहे हो तो उनके बीच का स्पेस बहुत बढ़ रहा है। स्पेस बहुत बढ़ रहा है तो प्रेशर आप बढ़ा के उन स्पेस को कम कर लोगे। तो यहाँ स्पेस बहुत बढ़ा तो आपने प्रेशर बढ़ा के उसको कम कर लिया तो आप कन्वर्ट कर पाए लिक्विड में। लेकिन जब आप सॉलिड से लिक्विड गए तो स्पेस बहुत बढ़ा ही नहीं, जब वो बढ़ा ही नहीं तो उसको कम करके ही क्या कर लोगे? फैक्ट समझ में आया? प्रेशर बढ़ाने से तो आप स्पेस ही कम कर रहे थे ना, यहाँ स्पेस कम करके क्या फायदा? लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ? सर थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है सर, मतलब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आराम से बैठते हैं, रुक जाओ। सबने लिख लिया है क्या? चलो मुझे एक बात बता, मेरे पास सॉलिड इतनी सी थी, मैंने इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, इतना ही हुआ, क्या स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ा दोनों में? क्या पार्टिकल्स नहीं सर, ज्यादा नहीं बढ़ा, बहुत थोड़ा सा बढ़ा? अच्छा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ स्पेस वाला जो फैक्टर है वो बहुत काम का नहीं है सॉलिड से लिक्विड जाने में? यहाँ पे एक्चुअल में काम का कौन सा फैक्टर? सर जितना लिक्विड का होना चाहिए उतना तो हो गया ना। लिक्विड में जितना होना चाहिए हो गया, लेकिन यहाँ सॉलिड से लिक्विड जाने में देखो एक फैक्टर जो बहुत काम आया वो कौन सा? 3 फैक्टर में जो एक फैक्टर डोमिनेट किया वो कौन सा? कि पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया, लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, अट्रैक्शन कम हो गया। ये समझ आ रहा है? तभी तो सॉलिड में से हम हाथ नहीं क्रॉस कर पाए लेकिन लिक्विड में से क्रॉस कर पाए थे। डन है? यस सर। सॉलिड में जो टाइटली पैक थे तो उनका जो स्पीड ऑफ पार्टिकल का जो मूवमेंट था वो मूवमेंट बहुत तेज नहीं था, लेकिन लिक्विड में थोड़ा तेज हो गया, हमको दिखता नहीं है पर तेज हो गया, हमको पता है कि वो मूव कर पाते हैं। हम कुछ उसमें अगर सॉल्ट डाल दे तो मूव हो जाएगा, उसमें सब में एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएगा। तो यहाँ 2 चीजें मेन बदली है। क्या बदली है? स्पेस उनका कोई खास नहीं बदला, लेकिन अट्रैक्शन बहुत कम हो गया, और दूसरा बात है कि उनके बीच का जो अट्रैक्शन कम हो गया, और दूसरा चीज है कि वाइब्रेशन कम हो गया, एनर्जी कम हो गया। सो यहाँ पे हमारे लिए अब हमारा मोटिव क्या है? हम सॉलिड से लिक्विड गए, हमारा मोटिव था यहाँ पे फोर्स को कम कर लिया, अट्रैक्शन को कम कर दिया, फोर्स को कम कर दिया मतलब अट्रैक्शन कम कर दिया, और यहाँ एनर्जी कम कर दिया। अब हमको लिक्विड से जब सॉलिड जाना होगा तो हमको यही 2 चीज बढ़ानी पड़ेगी ना। हमारे पास स्पेस तो अभी भी वही है, तो क्या स्पेस वाला चीज मैटर करता है अपने लिए? स्पेस तो दोनों कहानी में सेम है। लेकिन जब तुमने लिक्विड से गैस में गए, सो लिक्विड से गैस जाने में तुमने क्या किया? उनके बीच का स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो पहले तो आपको उसको स्पेस को घटाना पड़ेगा, तो उस स्पेस को घटाने के लिए आपको प्रेशर क्या लगाना पड़ता है? लगाना पड़ता है, ताकि उस स्पेस को घटाओ, और स्पेस को घटाने के बाद फिर उसकी एनर्जी को कम करो ताकि वो जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। तो वहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? स्पेस बढ़ जाना। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? फोर्स का टूट जाना और एनर्जी का बढ़ जाना। ठीक है, वहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? स्पेस का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। दूसरे फैक्टर्स हैं लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब समझ आया कुछ क्या कहानी हुई? यस सर।
हाँ तो इसमें स्पेस ज्यादा नहीं वो हो रहा है। हाँ स्पेस में चेंज ही नहीं हो रहा है ना, स्पेस नहीं बढ़ा तो तुम प्रेशर बढ़ा के क्या कर लोगे, प्रेशर तो क्या करतेगा, स्पेस ही कम करेगा ना। यस सर। यहाँ स्पेस ही नहीं बढ़ा तो तुम क्या कर लोगे करके, वहां स्पेस बढ़ गया तो तुमने उसको घटाया है तो तुम उसको लिक्विड की तरफ लेके आसानी से आ पा रहे हो। ठीक है चलो ओके। कुलशुम होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, बेटा होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब होता है वो मिक्सचर जिसमें सब कुछ बराबर बराबर मिला हुआ हो। मतलब आपने नमक लेके पानी में डाल दिया, अब वहां पे जो सॉल्यूशन बना अगर उसको आप ऊपर से टेस्ट करोगे जितना नमकीन लगेगा उतना नीचे से भी टेस्ट करोगे नमकीन लगेगा, मतलब वो बराबर मिला हुआ है, एक दूसरे में एकदम बिल्कुल बराबर घुला हुआ है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ, मैंने पानी लिया उसमें मैंने मिट्टी डाल दिया, क्या ऊपर में जितना मिट्टी होगा नीचे में जितना मिट्टी होगा बराबर है, नहीं, दोनों अलग अलग होगा, तो दैट विल बी द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डन है कुलशुम, कहाँ गई, ओके एक सेकंड, हाँ कुलशुम डन है बेटा, यस सर गॉट इट। ठीक है और तो कोई डाउट नहीं है, चलो सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? अच्छा सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो किसी चीज में मिक्स कर सकते हो, दैट इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल मान लो मैं 100 ml पानी में अगर मैं 36 ग्राम ऑफ NaCl मिक्स कर सकता हूँ, मैक्सिमम 36 ग्राम, इससे ज्यादा मिक्स नहीं कर पाऊंगा, तो 36 ग्राम ऑफ NaCl इज सॉल्युबिलिटी ऑफ 100 ml वाटर। डन है बेटा, यस सर गॉट। ठीक है चलो ओके। जिसके इसके डाउट होते जा रहे हैं हैंड नीचे करते जाना, ठीक है, बोलो प्रियांश। प्रियांश आवाज नहीं आ रही है, बोलो अपूर्वा। नो सर नहीं। हाँ बोलो, अपूर्वा आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। चलो दृष्टि बोलो। यस सर, ये मेरा एक क्वेश्चन था, बुक में लिखा हुआ है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 into 10 to the power 5 joules per kilogram। तो ठीक है। ये ओनली आईसी के लिए होता है कि सारी चीज के लिए इतना ही होता है? सिर्फ आइस के लिए होता है बेटा, अलग अलग चीजों का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग अलग होता है, अलग अलग चीजों का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी अलग होता है, ये अलग अलग होते हैं। क्या ऐसा है कि जैसे हम पानी को फॉर अ टाइमिंग मान लो कि जैसे हम आइस को 0 डिग्री पे फ्रीज करके हम उसको सॉलिड बना लेते हैं, तो क्या हम पेट्रोल को भी चाहेंगे तो ऐसे कर लेंगे? नहीं कर सकते। नहीं। तो बिल्कुल जैसे सारी चीजों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, वैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी अलग होता है। तो इसका कोई फॉर्मूला होता है निकालने का? नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वांटिटी, आप प्रैक्टिकली इसको डिटरमाइन किया जाता है। एक मतलब ऐसे समझ लो एक सेटअप होता है, इसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पता चलता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन वगैरह कितने हैं क्या है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैलोरीमीटर समझ लो, उससे पता चलता है। ठीक है। और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर में लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल्स अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर। तो डैम्पनेस ऑफ एयर मींस? देखो डैम्पनेस का मतलब सिंपल आसान भाषा में ऐसे समझ लो कि उससे हमें ये देखो, डैम्पनेस का मतलब हुआ कि उसमें अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अ डैम्पनेस ऑफ एयर, आसान भाषा में। ठीक है। Okay, तो हाँ जितना उसमें अपने पास, देखो ऐसे कह लो कि जितना ज्यादा आपके पास वहां